हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग का पार्ट 2 है, इसमें हम मेनली मुद्रास्फीति के क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं। मुद्रास्फीति के क्वेश्चन की फर्स्ट सीरीज हम ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट है इसका, तो इसमें मनी फ्लो और मनी इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 पार्ट में, उसके बाद आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, उसको भी बाद में हम देखेंगे। तो इसमें पार्ट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। प्रश्न पूछा गया है कि ये जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति विभिन्न कारणों से होती है, लेकिन इनमें से वो कौन से कारण हैं जिनसे मुद्रास्फीति सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होगा, यानी कि इन सब में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मुद्रास्फीति को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। ठीक है, पहला देखिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। जब क्वेश्चन समझें तब उसके ऑप्शन को पढ़ने लग जाएं। क्वेश्चन को समझने के लिए 2-3 बार उसको पढ़ें और फिर ये देखें कि एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। ऐसे में काफी हद तक आप गलत आंसर नहीं दोगे। तो निम्न में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक ऋण की चुकौती, यानी कि जो सरकारी ऋण हो रहे हैं होते हैं, इनको सरकार जब चुकाती है उससे मतलब है सार्वजनिक ऋण की चुकौती। सेकंड है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, यानी कि जब सरकार का बजट का घाटा होता है तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था, डिफिसिट मैनेजमेंट या हीनार प्रबंधन वाले वीडियो में इसको पूरा मैंने समझाया है, देखिएगा उसको। तो जब घाटे का बजट होता है उसकी फाइनेंसिंग के लिए सरकार जब पब्लिक से डेट लेती है, ऋण लेती है, उधार लेती है, इससे मुद्रास्फीति होती है और इसका प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया है। तीसरा है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए, यानी कि जो बजट में घाटा होता है इसकी फाइनेंसिंग के लिए सरकार द्वारा बैंकों से उधार लेना। ठीक है, अब यहाँ पर ये बजट घाटे के वित्तीयन से संबंधित हालांकि वीडियो पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि जब सरकार को बजट में घाटा होता है तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो भी इंतजाम करती है, पूंजी का इंतजाम करती है, प्रबंधन करती है, उसको बोलते हैं बजट फाइनेंसिंग, यानी कि बजट के लिए किया गया वित्तीयन या बजट के घाटे को पूरा करने के लिए किया गया फाइनेंसिंग, उसको हम बोलते हैं। तो इसमें सरकार क्या क्या करती है? सरकार ऋण लेती है। किससे ऋण लेती है? सरकार जनता से ऋण लेती है। ठीक है, अपना घाटा पूरा करने के लिए सरकार जनता से ऋण लेती है। और क्या करती है सरकार? आरबीआई से ऋण लेती है। ठीक है, सरकार आरबीआई से ऋण लेती है। और क्या करती है सरकार? बाह्य स्रोतों से, यानी कि बाह्य उधारियां सरकार लेती है, बाह्य उधारी लेती है। लेकिन जब इनसे भी सरकार का घाटा पूरा नहीं होता तो फिर सरकार क्या करती है? नई मुद्रा छापने का आदेश देती है। किसको? आरबीआई को, यानी कि नई मुद्रा छापी जाती है या निर्गत की जाती है। तो पूछा जाता है कि बजट घाटे के लिए सरकार ने ये जो इंतजाम किए हैं इनसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का फ्लो बढ़ेगा, ये तो पक्का है, नई मुद्रा मार्केट में आएगी। और जब मुद्रा का फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा, तो फिर क्या क्या होगा? सीधे कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इनमें से सरकार ने इस घाटे को पूरा करने के लिए जो तमाम इंतजाम किए हैं, इनमें से एक कार्य ऐसा है जिससे बहुत तेजी से महंगाई बढ़ेगी। वैसे तो इन सबसे महंगाई बढ़ेगी क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति तो सबसे हो रही है, लेकिन कोई एक ऐसा कार्य है जिससे महंगाई सबसे तेजी से बढ़ेगी। उसी से संबंधित प्रश्न है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। उत्तर यही होगा, यानी कि सरकार द्वारा जो बजट घाटे को पूरा करने के लिए कार्य किए गए हैं उनमें मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा वृद्धि किस कारण से आएगी? तो वह है जब सरकार बजट के घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा छापती है, तो इससे मुद्रास्फीति में बहुत तेजी से विस्तार होता है, क्योंकि इससे स्थायी रूप से मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से
बाजार में तेजी से वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति नहीं हो पाई, उनका उत्पादन नहीं हो पाया, तो वे चीजें, वस्तुएं और सेवाएं क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। तो यह घाटे के वित्तीय के परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नई मुद्रा के सृजन। तो आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा प्रसरण। मुद्रा प्रसरण का भी मतलब यहीं पर क्या है? मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो। मुद्रा प्रसरण मौद्रिक नीति, यानी कि मौद्रिक नीति के दो रूप मैंने बताए, वीडियो में आपको मौद्रिक नीति बताई है। तो मौद्रिक नीति क्या होती है? आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो को बैलेंस करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहते हैं। तो आरबीआई इस मौद्रिक नीति में दो प्रकार की नीति का पालन करती है। एक होती है संकुचित मौद्रिक नीति, जिसे हम क्या बोलते हैं? संकुचित मौद्रिक नीति को हम कठोर मौद्रिक नीति बोलते हैं। और दूसरी होती है प्रसरण की नीति, जिसे हम उदार मौद्रिक नीति बोलते हैं। यानी कि जब आरबीआई उदार मौद्रिक नीति अपनाती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार तीव्र हो जाता है, मनी फ्लो बढ़ जाता है। और जब आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति अपनाती है तो बाजार में मनी फ्लो कम हो जाता है। यह क्या है? प्रसरण की नीति। तो प्रसरण की नीति अर्थव्यवस्था की, तो आरबीआई की कैसी नीति है? यह है आरबीआई की उदार मौद्रिक नीति। वीडियो में देखिएगा और अच्छे से समझ जाएंगे। यानी कि जब आरबीआई उदार मौद्रिक नीति अपनाती है तो इससे क्या होता है? मुद्रा का प्रसार होता है। तो मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति किस प्रकार से ब्याज दर एवं आय के स्तर को प्रभावित करती है? प्रश्न पूछा गया है कि आरबीआई उदार मौद्रिक नीति के द्वारा जब मुद्रा का प्रसार करती है तो इससे ब्याज और आय के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जाके आप प्रश्न समझ पाए हैं। अब इसका हम उत्तर ढूंढते हैं। पहला है आय स्तर को बढ़ाती है, यानी कि जो मुद्रा प्रसरण की नीति या उदार मौद्रिक नीति है यह क्या करती है? आय स्तर को बढ़ाती है किंतु ब्याज दर को घटाती है। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे फिर प्रश्न ढूंढेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑप्शन बी, ब्याज दर को बढ़ाती है किंतु आय स्तर को घटाती है। तीसरा है ब्याज दर तथा आय स्तर दोनों को बढ़ाती है। चौथा है ब्याज दर तथा आय स्तर दोनों को घटाती है। अब चलिए देखते हैं कि जब मुद्रा का प्रसार होगा तो क्या होगा। मुद्रा के प्रसार होने का मतलब क्या है? बाजार में मुद्रा काफी ज्यादा होगी और जब मुद्रा काफी ज्यादा होगी तो जो वस्तु ज्यादा होती है उसकी कीमत क्या हो जाती है? घट जाती है। और यहाँ मुद्रा की कीमत क्या होती है? ब्याज हो जाती है। तो ब्याज में क्या हो जाएगा? ब्याज दर कम हो जाएगी। ब्याज दर क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि मुद्रा का प्रसार अधिक होने से बाजार में मुद्रा काफी ज्यादा है, तो उसकी जो ब्याज है, यानी कि आपको बैंक से कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा। ठीक है, आपको बैंक से कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा। इसके अलावा आय स्तर को बढ़ाएगी, आपकी जेब में भी खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इसका मतलब है जब आरबीआई मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति अपनाती है तो किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं? आय का स्तर बढ़ जाता है किंतु ब्याज में कमी आती है। जैसे आरबीआई ने मुद्रा प्रसरण की नीति अपनाई तो इससे क्या होगा? बाजार में मनी फ्लो बढ़ेगा और बाजार में जब मनी फ्लो बढ़ेगा तो फिर लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, उनको कोई कमी नहीं होगी पैसे की। हालांकि ये आरबीआई ये पैसे बांटेगी नहीं, वो एक प्रोसीजर होता है किस प्रोसीजर से मनी फ्लो बढ़ता है, इसको देखिएगा वीडियो में। तो कुल मिलाकर के ऐसे में मुद्रा की जो लागत यानी कि ब्याज है वो कम हो जाएगी और मुद्रा का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, इससे आय में वृद्धि होगी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जो तमाम विधियां हैं इनमें से कौन सा एक उनमें नहीं आता। मतलब इनमें से 3 कोई ऐसे हैं 3 पॉइंट ऐसे हैं जो महंगाई को नियंत्रित करते हैं। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। ठीक है, इनमें से 3 ऐसे हैं जो महंगाई को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो महंगाई को नियंत्रित नहीं करता, उसको ढूंढना है हमें। तो मांग पर नियंत्रण करके, बिल्कुल सही है, मांग पर नियंत्रण करके महंगाई घटाई जाती है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करके भी महंगाई या मुद्रास्फीति घटाई जाती है।
ब्याज दर को कम करके महंगाई नहीं घटाई जाती, क्योंकि ब्याज कम करने से तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मुद्रास्फीति इस वजह से हुई है क्योंकि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई है। अगर ब्याज दर को कम किया जाएगा तो मुद्रा सस्ती हो जाएगी और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति कम होने की बजाय अधिक हो जाएगी। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कारगर नहीं होगा। वस्तुओं की राशनिंग, बिल्कुल वस्तुओं की राशनिंग करके भी महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा। यानी कि जब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मांग पर नियंत्रण किया जाता है। कौन करता है ये नियंत्रण? मौद्रिक उपायों के द्वारा आरबीआई करता है और राजकोषीय उपायों के द्वारा सरकार करती है। लोगों की डिमांड घटाई जाती है, मुद्रा की आपूर्ति घटाई जाती है, कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। वस्तुओं की राशनिंग का मतलब है एक निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा में वस्तुएं खरीदने का एक सिस्टम लगाया जाता है जिसे हम राशनिंग कहते हैं। और ब्याज दर को कम नहीं किया जाता बल्कि ब्याज दर को बढ़ाया जाता है। इसलिए पॉइंट सी जो है वो गलत है, या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की विधि नहीं है। यह किसकी विधि है? यह मंदी को नियंत्रित करने की विधि है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कथन बड़े बड़े हैं, बहुत पेशेंस के साथ इनको पढ़िएगा। कौन सा सही है? सबसे पहले अंडरलाइन कहाँ करना होता है? सही बताना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन सा सही नहीं है, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और कभी कभी पूछता है कौन सा सही है। तो इनमें से 3 गलत है और 1 सही है जो मुद्रास्फीति से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। ये गलत है, क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार नहीं बल्कि आरबीआई भी करता है। ठीक है, भारत सरकार किसके माध्यम से करता है? भारत सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करती है। ठीक है, जो बजट का ही एक पार्ट होता है। और आरबीआई किसके द्वारा करती है मुद्रास्फीति को नियंत्रित? मौद्रिक नीति के द्वारा। तो इसका मतलब है कि भारत की महंगाई को नियंत्रित करने का दायित्व या जिम्मेदारी भारत सरकार का भी है और आरबीआई का भी है। ये दोनों मिलकर के ही काम करते हैं। इसलिए पहला पॉइंट गलत है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल गलत। अभी अभी मैंने बताया आरबीआई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मौद्रिक नीति के द्वारा। सी, घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन, घटा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। अब चौथा भी पढ़ लेते हैं। बढ़ा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। इन दोनों में ही उत्तर है। सबसे पहले हमें प्रश्न में ये देखना होता है कि कम ऑप्शन को घटाते जाइए, जो बिल्कुल गलत है उनको काट दो। जहां आपको लगता है कि इन दोनों में से एक होगा उसको 2 मिनट का समय देकर के सोचो, आंसर इन दोनों में ही छुपा हुआ है। तो चलिए इनको फिर से एक बार पढ़ते हैं। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन यानी कि जब मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन बढ़ने से मुद्रास्फीति कम नहीं होती बल्कि मनी सर्कुलेशन बढ़ते से मुद्रास्फीति और ज्यादा बढ़ जाती है। सी है, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ये राइट आंसर है, क्योंकि जब मनी सर्कुलेशन में कमी आएगी, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कमी होगी, तभी तो महंगाई रुकेगी। क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति का सीधा संबंध किससे है? लोगों की डिमांड से है, वस्तुओं की मांग से है। मुद्रा की आपूर्ति घटेगी तो लोगों की डिमांड घटेगी, और जब डिमांड घटेगी तो कीमतें भी घट जाएंगी। इसलिए राइट आंसर है आंसर सी। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के वीडियो में मैंने आपको बताया है मांग प्रेरित स्फीति और पूर्ति प्रेरित स्फीति। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? अब इसमें आपको बताना है वे कौन कौन से कारण हैं जिनसे वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है और वे महंगी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है, ये कूट वाला है उत्तर है। कूट में आपको ये 5 बिंदुओं पर विचार करना है और इनमें से कौन कौन से सही हैं ये ऑप्शन ए बी के आधार पर बताना है। पहला है विस्तारकारी नीतियां।
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में एक कारण क्या है? विस्तारकारी नीतियां। विस्तारकारी नीतियां क्या होती हैं? जैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति और सरकार की राजकोषीय नीति अगर ये उदार है, यानी कि अगर उदार राजकोषीय नीति हो और उदार मौद्रिक नीति हो तो क्या होता है? बाजार में मनी फ्लो बढ़ जाता है, और मनी फ्लो बढ़ने से सीधे सीधे क्या होता है? इससे लोगों की जो डिमांड है या वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाती है, और इस वजह से उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए पहला वाला सही है। अब क्योंकि एक से ज्यादा सही है तो आगे देखें। राजकोषीय प्रोत्साहन, राजकोषीय प्रोत्साहन इसमें क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राजकोषीय प्रोत्साहन के द्वारा सरकार ज्यादा खर्च करती है, और जब सरकार ज्यादा खर्ची करती है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता है और वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, फिर से कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी कि ये जो दोनों बिंदु हैं, ये दोनों बिंदुओं से वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। प्रश्न सीधा सा पूछा है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किन कारणों से बढ़ती है इनमें से? तो ये दो बिंदु ऐसे हैं जो मांग को बढ़ा रहे हैं और कीमतों को बढ़ा रहे हैं। अगला देखें, मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी। इसका इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी ऐसे सूचकांक या इंडेक्स होते हैं जिनके आधार पर मजदूरी या वेतन का निर्धारण होता है, तो इसका इसमें कोई सीधा सा कनेक्शन नहीं है। उच्च क्रय शक्ति, बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि उच्च क्रय शक्ति से क्या हो जाता है? उच्च क्रय शक्ति से, यानी कि ये तीनों सही है यहाँ पर, तीसरा गलत है यहाँ पर, ठीक है। उच्च क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है? जब ग्राहक की जेब में ज्यादा पैसा होता है, वह ज्यादा उच्च क्रय शक्ति किन किन चीजों से आती है? जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ गई हो, जैसे इनकम टैक्स कम हो गए हो, ठीक है, या आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच करके खर्च करने के लिए पैसे अपने जेब में रखे हो। तो जब आपकी जेब में ज्यादा पैसे होंगे तो आपकी वस्तु खरीदने की क्षमता ज्यादा होगी और आपकी मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेगी। यहाँ आप देखिए, इन तीनों बिंदुओं में ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जिनसे ग्राहक की मांग बढ़ रही है, और मांग जब बढ़ेगी तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगी। इसको भी देख लेते हैं। बढ़ती ब्याज दर, ये सही नहीं है, क्योंकि जब ब्याज दर बढ़ती है तो फिर क्या हो जाता है? मांग में कमी आती है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ने से मुद्रा महंगी होती है, और जब मुद्रा महंगी होती है तो लोग उसको कम खर्च करते हैं, ना कि ज्यादा। तो ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा सही है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते समय पूरा समय देना चाहिए, एक एक बिंदु को अच्छे से परखना चाहिए, तभी उसको टिक करना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है आंसर देते समय। कथन कारण बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और कथन कारण के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। कथन लिखा हुआ है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। अवरुद्ध मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको समझें। अवरुद्ध मुद्रास्फीति यह होती है जब बाजार में किसी कारण से जो एक सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, लेकिन वे किन्हीं कारणों से बाजार तक नहीं आ पाती। जैसे मान लीजिए हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, कोई राजनीतिक अवरोध आ जाए, कोई ऐसा संकट आ जाए जिसकी वजह से, जैसे मॉनसून गड़बड़ हो जाए, मौसम संबंधी समस्याएं आ जाएं, तो किन्हीं कारणों से जो उत्पादन हुआ है, या कालाबाजारी हो जाए, ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, किसी भी कारण से अगर उत्पादित वस्तुएं बाजार तक नहीं पहुंच पाती हैं और उसकी वजह से बाजार में उन वस्तुओं की कमी हो जाती है और वे महंगी हो जाती हैं, तो इस मुद्रास्फीति को कहते हैं अवरुद्ध मुद्रास्फीति। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये किसकी वजह से हुई है? पूर्ति में कमी होने की वजह से हुई है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? सप्लाई से, यानी कि पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति, ऐसी स्फीति जो वस्तुओं की आपूर्ति कम होने की वजह से हुई है। तो ये अवरुद्ध मुद्रास्फीति का मतलब आप समझ गए। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही है ये। और कारण लिखा हुआ है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। यह अवरुद्ध मुद्रास्फीति क्यों आती है? जब आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, और जब सही वितरण नहीं हो पाता। जैसे सही वितरण क्या है? जैसे मान लीजिए दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दालों की खरीद बहुत ज्यादा होती है,
तो मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन ज्यादा है, लेकिन वहां से उत्तर प्रदेश में दालों का आयात न हो पाने की वजह से इसका सही वितरण नहीं हो पाया, इसलिए उत्तर प्रदेश में दालें महंगी हो जाएंगी। इसका मतलब है देश में दालों का उत्पादन तो बहुत हुआ है, लेकिन उसका सही वितरण नहीं हो पाया, बाजार तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए अक्षम वितरण के अभाव के कारण यह स्थिति आती है। तो दोनों अब आपने पढ़ लिए। अब चलिए प्रश्न का उत्तर कैसे देना है ये ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मिल गया आपको उत्तर पहले में ही, यानी कि जो कथन में लिखा है और कारण में लिखा है दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, और कारण में लिखी हुई बात कथन में लिखी हुई बात का पूरा व्याख्या करती है, इसलिए आंसर होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कथन कारण का प्रश्न है। हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है? हीनार्थ प्रबंधन होता है डिफिसिट मैनेजमेंट। ठीक है, डिफिसिट मैनेजमेंट का मतलब होता है, अभी मैंने बताया पीछे कि जब सरकार को बजट में घाटा होता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ मतलब धन हानि, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, यानी कि बजट में होने वाले घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा किया गया मैनेजमेंट, जिसमें सरकार जनता से उधार लेती है, जिसमें सरकार आरबीआई से उधार लेती है, जिसमें सरकार बाह्य स्रोतों से उधार लेती है, और जब इनसे पूरा नहीं होता तो नई मुद्रा भी छापी जाती है। तो इससे क्या होता है? हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हीनार्थ प्रबंधन से अर्थव्यवस्था में बहुत सारी नई मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे कि वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है और महंगाई हो जाती है। तो कथन ए बिल्कुल सही है। कारण में क्या लिखा है? इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। आंसर ए सही है। चलिए इनको और अच्छे से जोड़ देते हैं दोनों चीजों को, कि जब सरकार को बजट में घाटा होता है तो उस घाटे को दूर करने के लिए सरकार जो अतिरिक्त मुद्रा का प्रबंध करती है, उससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाती है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पहले की तरह ही बनी रहती है। जैसे सपोज दैट सरकार ने घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा छाप दी, या सरकार ने आरबीआई से कर्ज ले लिया, जिससे लोगों की जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। तो इन सब से क्या होगा? इन सब की वजह से लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे आएंगे, और दूसरी तरफ बाजार में वस्तुएं उतनी ही हैं, लेकिन अब आप ज्यादा खरीदेंगे तो ऐसे में डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि पूर्ति उतनी ही रहेगी और महंगाई बढ़ जाएगी। तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा किया गया हीनार्थ प्रबंधन हानिकारक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? निहितार्थ मतलब अर्थ है। इनमें से मुद्रास्फीति की दर में जब गिरावट आती है तो वो कैसे पता चलता है कि मुद्रास्फीति की दर गिर रही है? ए पॉइंट 1, ये भी कूट का उत्तर है। पॉइंट 1, कीमतें गिर गई हैं, यानी कि जब कीमतें गिरने लगती हैं उससे पता चलता है महंगाई कम हो रही है। दूसरा है कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। तीसरा है खाद्य आपूर्ति बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी पहले पढ़ लूं फिर बताती हूँ। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे बढ़ रही हैं। पॉइंट 3, खाद्य आपूर्ति बढ़ गई है। पॉइंट 4, औद्योगिक विकास गतिहीन है। अब देखिए कीमतें गिर गई हैं, मुद्रास्फीति की दर गिरने की बात पूछी जा रही है कि मुद्रास्फीति की दर गिर गई है, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल कीमतें गिर रही हैं इससे पता चल जाएगा। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे बढ़ रही हैं, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति बढ़ गई है, औद्योगिक विकास गतिहीन है। इन दोनों का इससे सीधा संबंध नहीं है। आंसर होगा बी, पहला और दूसरा, यानी कि कीमतें गिर गई हैं और कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। इन दोनों चीजों से पता चल जाएगा कि मुद्रास्फीति की दर कम हो रही है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? मैंने आपको बताया दो तरह के आंकड़े सूचकांक होते हैं। ये सूचकांक किसके सूचकांक है? मुद्रास्फीति या महंगाई को नापने के। तो कीमतें, बाजार कीमतें दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं थोक मूल्य और एक होते हैं खुदरा मूल्य। खुदरा मूल्य को हम क्या क्या बोलते हैं? खुदरा मूल्य को हम बोलते हैं रिटेल प्राइस और क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस। ठीक है। थोक मूल्य वह मूल्य है जो थोक बाजार में होता है। ठीक है। खुदरा मूल्य वह है जो रिटेल मार्केट में, यानी कि जहां से उपभोक्ता सामान खरीदता है, वो मूल्य क्या होता है? खुदरा मूल्य होता है। तो जो WPI होता है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक होता है, वह थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की नाप करता है। और जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये फुटकर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की नाप करता है। और इसी से पता चलता है कि कीमतों में गिरावट हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो पूछा है कि भारत में जो ये WPI है, ये कौन सा कार्यालय जारी करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो आंसर है ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय WPI जारी करता है। और इसी के आधार पर भारत में थोक मुद्रास्फीति की जांच की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए RBI द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने आपको बताया सूचकांक दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं सूचकांक? हमारे सूचकांक, पहला है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा है, पहला है WPI जो थोक मूल्यों की जांच करता है और दूसरा है CPI जो खुदरा या फुटकर मूल्यों के परिवर्तन की जांच करता है। अब पूछा है कि RBI किसका इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर इसको और डिटेल से समझिए कि जो RBI है, यह भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य करता है और जो सरकार है, यह भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कार्य करती है। RBI क्या करता है? मौद्रिक उपाय करता है या मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, इनको हम कहेंगे मौद्रिक उपाय। और सरकार क्या करती है? राजकोषीय उपाय करती है। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि मुद्रास्फीति दो प्रकार की नापी जाती है, एक तो थोक कीमतों के आधार पर, यानी कि थोक बाजार में महंगाई बढ़ रही है, और दूसरे फुटकर बाजार में महंगाई बढ़ रही है। तो RBI किसको टारगेट करके अपने मौद्रिक उपाय करती है और सरकार किसको टारगेट करके अपने मौद्रिक उपाय करती है? इसको यहाँ से प्रश्न पूछा है, आप समझिए इसको। 2014 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर RBI ने अपनी मौद्रिक नीति का निर्धारण या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जो आधार है वो किसको बनाया है? वो बनाया है CPI को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको सही कर दीजिए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बना करके RBI मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करता है। और यह कार्य RBI कब से कर रहा है? 2014 से। किसके सुझाव पर? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव पर। अब RBI जो फुटकर बाजार है, जहां से ग्राहक, हम और आप सामान खरीदते हैं, उन कीमतों में जब परिवर्तन आता है, उनको ध्यान में रख करके RBI मुद्रास्फीति को रोकता है। और सरकार क्या करती है? सरकार थोक मूल्यों को आधार बना करके अपनी राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। तो मौद्रिक उपाय के लिए CPI के आंकड़े अपनाए जाते हैं और राजकोषीय उपाय के लिए WPI के आंकड़े अपनाए जाते हैं। क्योंकि RBI जो मौद्रिक नीति अपनाती है उसका सीधा संबंध बैंक से है और बैंकों की ब्याज दरों से है, और ये सीधे ग्राहक या उपभोक्ता से जुड़ी हुई है। और ये ग्राहक और उपभोक्ता बाजार से जो कीमत है, जिस कीमत पर सामान खरीदता है, वे कीमत है CPI। तो CPI यानी कि फुटकर कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर RBI अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन करता है। और जो थोक मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके आधार पर सरकार अपने बजट में टैक्स और सब्सिडी संबंधी निर्णय लेती है। और दोनों मिलकर के देश की मुद्रास्फीति या कीमत परिवर्तन को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर था।
और इसको बार बार पढ़िएगा। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति के 2 सेट मैंने, एक तो मुद्रास्फीति मैंने वीडियो में आपको दिया, उसको पूरा पढ़िएगा। फिर मुद्रास्फीति के क्वेश्चन प्रैक्टिस के 2 सेट दिए हैं, सेट 1 सेट 2, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद आपके लिए हम आरबीआई की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आएंगे। थैंक यू।